हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम कुमार मोटिवेशनल वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के लिए हम लेकर आए हुए हैं। तो चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जो कि भूगोल से चैप्टर 1 भारत संसाधन और उपयोग में है। इसी से हम ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो चलते हैं देर न करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को, जो अक्सर होते हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस भूगोलविद ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। किस भूगोलविद ने कहा था, किस भूगोल वैज्ञानिक ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? संसाधन होते हैं हमारे, वो होते हैं जैव और अजैव, दोनों प्रकार के संसाधन होते हैं। जैव और अजैव यानी दो प्रकार के संसाधन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? तो फर्स्ट नवीकरणीय होती है, नवीकरणीय, और सेकंड अनवीकरणीय होता है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। ऑप्शन बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? विकास की स्थिति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो हमारे होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका भी राइट ऑप्शन डी होगा। ये भी 4 प्रकार का होता है, विकास के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि निम्न में से कौन जैव संसाधन है? जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि सजीव स्रोत से प्राप्त होते हैं। तो इसमें धातु होगा, निर्जीव है, खनिज भी निर्जीव है, चट्टान भी निर्जीव है। इसमें वनस्पति इसका आंसर होगा। वनस्पति जो होता है सजीव पदार्थों से प्राप्त होता है, यानी साधन है। अजैव यानी निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होने वाले संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनुष्य जो सजीव होता है, मत्स्य सजीव होता है, और वनस्पति भी सजीव होता है। तो इसका धातु जो होता है वो निर्जीव पदार्थ से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो पुनर्पूर्ति योग्य होते हैं, यानी इसका फिर से हम इस्तेमाल है और पुनर्पूर्ति योग्य होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव एवं समुद्री जीवों को किस संसाधन के अंतर्गत रखा गया है? तो वो जो होता है वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय संसाधन। ऑप्शन सी। किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो चलिए राइट ऑप्शन। कथन किस महान दार्शनिक का था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है? यह कथन ऑप्शन में दिया हुआ है आपके, महात्मा गांधी, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। वो किस महापुरुष ने चलाया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर मेधा पाटेकर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ करा है। कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन बाबू मेरे सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम कब आयोजित किया था? प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन जो होता है वो मेरा 1972 में किया गया था। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किस दिन को? 5 जून को मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी घोर विरोधी थे, यानी किसके घोर विरोधी थे? उनके अनुसार वो गलत था। तो वो थे मशीन द्वारा उत्पादन के, हाथ द्वारा उत्पादन के नहीं। वो मशीन बोलते थे कि मशीन आ जाएगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। 18 नंबर कह रहा है कि ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह किसकी रचना है? तो शुमशेर जी की रचना है। किसकी पुस्तक है वो? तो शुमशेर जी की पुस्तक है। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल शुमशेर जी का है। ऑप्शन बी।
आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए होगा इसका, 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रियो डी जेनेरो कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील, ब्राज़ील, ऑप्शन बी। थोड़े से हम तेज़ लेके चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि आप सर थोड़ा फास्ट लेके चलिए, ताकि हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल उसका रिवीजन होते रहे। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कब आयोजित हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो होता है वो हमारा आयोजित किया गया था 1997 में। 1997 में, ऑप्शन ए होगा, 1997 में, ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया था? तो तृतीय पृथ्वी जो सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग में। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका। फिर कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? कब आयोजित किया था? तो 2002 में, 2002, ऑप्शन सी राइट होगा इसका। हम 4 ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय का ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप देख लीजिएगा इसको। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है मेरा न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। 25 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन किसके लिए चलाया गया था? पृथ्वी जो सम्मेलन है ना, उस संसाधनों, ऑप्शन ए कर रहा है संसाधन के दोहन के लिए, दूसरा कर रहा है संसाधन के संरक्षण के लिए, तीसरा कर रहा है ए एंड बी दोनों, तीसरा चौथा कर रहा है नन। तो इसका जो है पृथ्वी सम्मेलन चलाया गया था उस संसाधनों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी होगा। चलिए, कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना? 178। इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा, 178। प्रथम में 178 आयोजित किया गया था। जो क्योटो सम्मेलन है वो कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1997 में जापान के क्योटो नामक जगह पे ही ये सम्मेलन को आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? जापान के क्योटो में। कब किया गया था? 1997 में, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन कि +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है? ये +5 सम्मेलन किसका दूसरा नाम है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम +5 सम्मेलन होता है होगा। और इसके साथ आपको बता दें कि द्वितीय पृथ्वी जो सम्मेलन होता है वो प्रथम सम्मेलन के 5 वर्ष बाद आया था। कितने वर्ष बाद आया था? 5 वर्ष बाद आया था। 5 वर्ष के बाद आया था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन के बाद। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि तृतीय सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तृतीय सम्मेलन में, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में बाबू हमारे 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 2000, ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में कितने गैसों का जिम्मेवार माना जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैस को जिम्मेवार माना जाता है, ऑप्शन ए होगा। 6 गैस ग्लोबल वार्मिंग में 6 गैस कौन कौन थे? तो 6 CO2, उसके बाद बता दें N2O, उसके बाद HFC, उसके बाद मीथेन, उसके बाद फ्लोरोकार्बन, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, CO2, N2O, HFC, मीथेन, फ्लोरोएक्सेन, सल्फर हेक्साक्लोराइड थे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? किस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो है क्योटो सम्मेलन। क्या होगा? राइट ऑप्शन ये है, क्योटो सम्मेलन को हम विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो होता है वो अनवनीकरणीय होता है, एक बार जलने के बाद पुनः उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा, अनवनीकरणीय होता है। जबकि नवनीकरण वो होता है जिसको पुनर्पूर्ति योग होता है। तो नवनीकरणीय तो ये होगा नहीं, कोयला एक बार जल जाएगा फिर, तो अनवनीकरणीय, ऑप्शन ए होगा। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा जो होगा ऑप्शन 4 ऑप्शन में आपका होगा, ऑप्शन बी होगा, पुनर्पूर्ति योग नवनीकरणीय संसाधन होगा। क्या होगा? पुनर्पूर्ति योग नवनीकरणीय संसाधन। इसको हम फिर से पुनः पूर्ति योग यानी पुनः इसको हम 34 नंबर कह रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो होता है ना, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के अनियोजित विद्रोहन से होता है। संसाधन के अनियोजित विद्रोहन से होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय संपदा संबंधित होता है? तो ऑप्शन डी होगा 9.2 किलोमीटर, या इसी को हम ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो कहीं कहीं ऑप्शन में 20 किलोमीटर भी दे सकता है, लगभग में अप्रॉक्स में लगभग में 20 किलोमीटर भी दे सकता है, या फिर 19.2 किलोमीटर भी दे सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा।
है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो था वो वनोन्मूलन नहीं था, गहन खेती नहीं था, अति पशुचारण नहीं था। इसका जो ऑप्शन डी है अति सिंचाई था। अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पे भूमि का जो निम्नीकरणीय हो गया था, भूमि क्या हो गया था, निम्नीकरणीय हो गया था। ऑप्शन डी होगा। 37 नंबर कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में की जाती है। तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में की जाती है। कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में। ऑप्शन डी होगा। हरियाणा नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, बिहार के मैदानी क्षेत्र में नहीं। सोपानी कृषि कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में। मरुस्थलीय 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थल मृदा का विस्तार जो होता है राजस्थान में, मरुभूमि, मरु प्रदेश में, मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान को। तो ऑप्शन मरुस्थलीय मृदा वहीं पे ना पाई जाएगी, यहाँ पे मरुभूमि होगी। तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन क्या होता है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को एंड्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रीन मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन होता है। तो ऑप्शन सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, इसको देख लीजिएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है बाबू। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसके कारण, जल की अधिक उपलब्धता के कारण, जल की अधिक उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है। तो कुल जल का हमारा 97% होता है, लेकिन यहाँ पे 96.6 दिया होता है। इसको यहीं पे ऑप्शन डी हम लिख लेंगे। ऑप्शन डी होगा कि कुल जल का 96.6% भाग महासागरों में निहित होता है। कहाँ पे, कुल जल का 96.6% भाग महासागरों में निहित होता है। उसके बाद आपको कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर किसने कहा था हो। तो पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में कितना परसेंट जल जो होता है वो निहित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। कितना, 65%। ऑप्शन बी इज राइट होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़े। हमने अधिक जल के दोहन करने से, समझिए कि दोहन से उसके अधिक खर्च से किस तत्व के संकेंद्रण बढ़ा है। तो होता है आर्सेनिक का बढ़ा है। आर्सेनिक का तत्व है। पौधा से, हिमालय के पौधा के जड़ से कौन सा रसायन निकलता है। तो टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। कौन सा, टैक्सोल। इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टैक्सोल नामक रसायन हमारा निकलता है हिमालय के पौधा से। चीड़ नामक पेड़ है जो सदाबहार वन में पाए जाते हैं, उसी के जड़ से हमको टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। और टैक्सोल का पूछ रहा है, टैक्सोल का उपयोग बताइए। तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। वहीं उसके जड़ से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है और उसका उपयोग हम कैंसर में करते हैं। तो ऑप्शन इसका 47 का ऑप्शन सी होगा। 48 नंबर कहता है कि चरक का संबंध किस देश से है। वो किससे देश से है। तो चरक का संबंध भारत देश से है। किससे है, भारत से। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज राइट होगा, भारत से होगा। फिर कह रहा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो डॉल्फिन जो मछली होती है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। डॉल्फिन होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी। फिर कहता है संविधान के धारा 21 का जो संबंध होता है वो किस से है। तो संविधान धारा 21 का जो संबंध होता है वो वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। किससे है, वन के जीव और उसके प्राकृतिक जो संसाधन है उन सभी के संरक्षण के लिए संविधान की धारा 21 का लागू किया गया। तो ऑप्शन ए होगा। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन 4 ऑप्शन में से होगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन ए होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, बी इज करेक्ट, 3 भाग होगा। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैंग्रोवेस का सबसे अधिक विस्तार होता है। मैंग्रोवेस का जो सबसे अधिक विस्तार होता है वो हमारा किस
क्षेत्र में पाया जाता है? तो सन में पाया जाता है। किस वन में पाया जाता है? सुंदरबन में। ऑप्शन बी, सुंदरबन में जो होता है मैंग्रोव नामक जो आम से संबंधित होता है, मैंग्रोव वो आम से संबंधित सुंदरबन में पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा। कह रहा है कि 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% में ही वन का भौगोलिक क्षेत्र का फैलाव है। भौगोलिक क्षेत्र में केवल 7% ही वन का फैलाव है। ऑप्शन डी। कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का विस्तार जो है ना, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का जो विस्तार है वो हमारा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। कितना है? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। ऑप्शन बी इज राइट होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ कि आप सबको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। और बेस्ट ऑफ लक आप सबको। जितने भी स्टूडेंट इस साल 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन बोर्ड 2022। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं नए से नए वीडियो आप सभी को लिए मैं बनाऊं और अच्छे से अच्छे क्वालिटी और